Hello, my dear students. How are you? I hope that your online studies are going on very well. Today, class 10th CBSE board, subject economics, and the topic is sustainable development. So, let's start the topic sustainable development. So, what is the sustainable development? We should know that it is the type of development in which we fulfill the needs of present generation without compromise with the ability of future generation to fulfill their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपनी नीड पूरी करने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसकी नीड्स को भी हम ध्यान में रखते हैं। हम उनकी एबिलिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा दबाव नहीं डालेंगे जिसकी वजह से अपनी लाइफ अच्छी जी ले लेकिन आने वाली पीढ़ी की लाइफ खराब हो जाए। तो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रेजेंट जनरेशन का भी वेलफेयर हो और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसका भी वेलफेयर हो, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से स्टेप लें ताकि प्रेजेंट जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो जाए। सो टू लर्न मोर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड कीप दिस कोटेशन इन माइंड। द कोटेशन इज दैट we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children। हमने इस दुनिया को अपने फोरफादर्स से, मतलब कि अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया है, हमने अपने बच्चों से इसे उधार लिया है। तो जब हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया हुआ मानेंगे तो हम अपने बच्चों को वापस सुरक्षित इस वर्ल्ड को लौटाएंगे, मतलब इस अर्थ को, इस एनवायरनमेंट को हम अपने बच्चों के पास सुरक्षित जैसा का हमें मिला है वैसा का वैसा बच्चों को दे देंगे, तो फिर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस वर्ल्ड को और अच्छा करके हमें अपने बच्चों को लौटाना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम माइंड में रखते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट होगा। ये थिंकिंग हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी कि हमें इस वर्ल्ड को बहुत अच्छा रखना है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना है जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को बीमारियां हो या आने वाली पीढ़ी को रिसोर्सेज नहीं मिले या फिर आने वाली पीढ़ी अपनी काम करने की क्षमता खो दे और वो अपनी अर्निंग ठीक से नहीं कर पाए या अपना लिविंग स्टैंडर्ड डाउन कर दे। आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होने देना है। ऐसी थिंकिंग अगर हम रखेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड नो दैट व्हाट आर द रीन्यूएबल सोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कुछ रिसोर्सेज जिसको वापस हम रीन्यू कर सकते हैं, वापस नया कर सकते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसको हम वापस नया नहीं कर सकते। जैसे ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज़ को हमने काट दिया, फिर बाद में हमने नए पौधे लगा दिए और फिर कुछ सालों बाद में फिर वापस वहाँ पे ट्रीज पनप गए। तो इस प्रकार से हमने रिसोर्सेज को नया कर दिया। फॉरेस्ट को हम नया कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है वो भी रिचार्ज होता रहता है। ग्राउंड वाटर हमने यूज़ कर दिया। पॉन्ड के अगर पॉन्ड के अंदर जो वाटर है उसको हमने यूज़ कर दिया। लेक के अंदर जो वाटर है उसको हमने यूज़ कर दिया। फिर रेनी सीजन के समय वापस वो फिलअप हो जाता है। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज इस टाइप के होते हैं। लेकिन कुछ रिसोर्सेज नॉन रीन्यूएबल होते हैं, मतलब उनको वापस नया नहीं किया जा सकता। तो पहले हम पढ़ते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। सो रिसोर्सेज विल बी रिप्लेनिश्ड, विल बी रीन्यूड। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर, क्रॉप्स, प्लांट्स, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। ये वापस रीन्यू तो हो जाते हैं लेकिन इसका ओवर यूज होने की वजह से हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो हमारी रिसोर्सेज की जनरेशन की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन जनरेशन
रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, देन व्हाट विल हैपन, जितने रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं उससे हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे। जैसे ग्राउंड वाटर है, उसका पानी वापस रिचार्ज होता है, वापस उसमें पानी आ जाता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाएगा। इसी टाइप से फॉरेस्ट वापस रीन्यू तो हो जाते हैं, लेकिन अगर फॉरेस्ट की कटिंग हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर बंजर हो जाएगी ज़मीन और बारिश नहीं होगी और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर वापस उसको रीन्यू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर यूज। So now here are some examples of renewable resources. In the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. और अगर हम resources को overuse करेंगे या फिर उनका misuse करेंगे तो फिर हम sustainable development नहीं कर पाएंगे, because it will affect the future generation. और जब फ्यूचर जनरेशन को लॉस पहुंचेगा तो फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। हियर द एग्जांपल इज गिवन, ग्राउंड वाटर इज गोइंग डाउन डे बाय डे। हम देखते हैं ग्राउंड वाटर दिन प्रतिदिन बहुत नीचे जा रहा है। इस साल मान लो 100 फीट की गहराई कुएं की है और उससे पानी निकल रहा है, तो अगले साल वो 110 फीट गहराई पे चला जाता है, फिर 120 फीट गहराई पे चला जाता है पानी का लेवल। तो धीरे धीरे वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जितना हम पानी कुएं में से ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना वापस वो रिचार्ज नहीं हो पाता है रेन वाटर से। तो हम रिसोर्सेज का इस टाइप से ओवर यूज़ करेंगे तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी वापस से टाइम पे रीन्यू नहीं हो पाएंगे, और रीन्यू होने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और भी जो जीव इस धरती पर रह रहे हैं उन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसके मामले में यह है कि अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो डे बाय डे वो कम होते जाएंगे, दे विल गेट एग्जॉस्टेड, मतलब उसकी मात्रा कम होती जाएगी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो उसका स्टॉक फिक्स है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, और इस मामले में फिर अब वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम नए रिसोर्सेज डिस्कवर करते हैं, दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और इस टाइप से हमारा स्टॉक बढ़ेगा नॉन रीन्यूएबल के मामले में, जब हम कोई नए रिसोर्स इन्वेंट करेंगे या फिर एक्सप्लोर करेंगे तो फिर हमें नए रिसोर्सेज मिल पाएंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास पहले से फिक्स्ड रिसोर्सेज है तो वो कम होते जाएंगे। नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल्स विच आर minerals we can say coal, iron, gold, copper। तो जितने भी मिनरल्स है वो हमारे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। कोल का एक स्टॉक है, और अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी माइनिंग कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कोल का स्टॉक धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसी टाइप से आयरन का स्टॉक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है। LPG, CNG आर ऑल्सो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। माउंटेन्स, रॉक्स, तो ये सब रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम वापस रीन्यू नहीं कर सकते। अगर हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे पेड़ पौधों की तरह नहीं है पेट्रोल की, फिर वापस नए पौधे उगते हैं और फिर और हमें पेट्रोल भी इसी टाइप से नई तरीके से जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जो स्टॉक अर्थ के अंदर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और हमें नई जगह पे पेट्रोल की खोज करनी पड़ेगी। जैसे पहले कुछ एक इलाकों में पेट्रोल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता था, अब धीरे धीरे हमने खोज की कि भाई यहाँ पे भी क्रूड ऑयल निकल सकता है, तो फिर हमें इस टाइप से नई खोज करनी पड़ेगी। और नई खोज करने के बाद भी अगर हमें मिनरल्स और क्रूड ऑयल ये वगैरह नहीं मिलते हैं
तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज का स्टॉक है वो कम पड़ जाएगा। सो वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज इन लिमिटेड वे एंड देयर शुड नॉट बी द मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। अगर हमारा काम पैदल चलने से हो जाता है या साइकिल चलाने से हो जाता है तो फिर अननेसेसरी हमें टू व्हीलर या फोर व्हीलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टू व्हीलर और फोर व्हीलर में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है तो वो धीरे धीरे उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितने भी रिसोर्सेज इस अर्थ पे है तो उसका हमें मिनिमम यूज़ करना है। जब उस रिसोर्स के बिना अगर हमारा काम चल जाता है तो फिर हमें काम अपना चलाना चाहिए और उस रिसोर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे। नहीं तो हम सारे रिसोर्सेज अभी इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि टीवी में एक ऐड भी आता है कि एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पापा मैं बड़े होकर के साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलूँगा। तो उसके पिताजी आश्चर्य करते हैं। तो बच्चा वापस जवाब देता है कि फ्यूचर में तो पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा, डीजल भी ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह से हम वेस्ट कर रहे हैं। तो फ्यूचर में तो सब लोगों के पास साइकिल ही होगी और सब लोग अपनी साइकिल ही रिपेयर करवाएंगे, तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। तो इस टाइप से वो एग्जांपल दिया गया है कि हम रिसोर्सेज को इस टाइप से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड जनरली डिपेंड ऑन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें ज़्यादातर रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सो द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस। तो ये सब ऐसे रिसोर्सेज है जो वापस रीन्यू हो जाएंगे। अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाद में वो रीन्यू हो जाएगा, वो रिसोर्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक हम सूरज से रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, सूरज से सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइप से विंड एनर्जी भी ऐसा ही एग्जांपल है। गोबर गैस प्लांट अगर हम लगाएंगे तो भी वापस हम उसको रीन्यू कर सकते हैं। मतलब हम गोबर गैस प्लांट से गोबर जो स्लरी होती है वो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गैस निकलती है उसको हम खाना बनाने के लिए या फिर और पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये गोबर भी है तो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो ज़्यादातर हमें रीन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड रहना है। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट शुड वी डू। वी शुड यूज ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। अगर कोई बीमार होते हैं तो बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों से, उनके फूलों से, उनकी जड़ों से भी कुछ ऐसी दवाई बनाई जाती है जिससे कोई भी बीमारी का इलाज होता है। तो हमें ट्रेडिशनल सोर्सेज जो हमारे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। और अगर हम दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर क्या होगा, उससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके डिजीजेज का इलाज करना है तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है। यूज ऑफ मेडिसिन्स मेड ऑफ प्लांट्स, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट एंड मैन्योर इन स्पाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो हमें बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। जो जनरली हम केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया, डीएपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह हमें बायो कंपोस्ट, एनिमल मैन्योर उसको यूज़ करना है, ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। जब हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा, तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा टारगेट क्या है, फ्यूचर जनरेशन का वेलफेयर करना और प्रेजेंट जनरेशन का भी वेलफेयर करना। सो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ हैविंग 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, दैट इज़ द इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोशल कम्युनिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इन 3 चीज़ों पर जोर देंगे। इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो हमें फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है,
और प्रेजेंट जनरेशन का भी डेवलपमेंट करना है और फ्यूचर जनरेशन को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और जिससे कि उनका डेवलपमेंट रुक जाए। और अगर हम फ्यूचर जनरेशन का भी वेलफेयर सोचते हैं, उनका भी डेवलपमेंट, इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ रेट इकोनॉमी की ज़्यादा होगी और इकोनॉमी अगर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी होगी, डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, तो फ्यूचर जनरेशन को इसका प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंट, सो वी हैव टू कीप द एनवायरमेंट सेफ एंड सिक्योर एंड पॉल्यूशन फ्री। हमें एनवायरमेंट को बहुत अच्छा बना के रखना है सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन गेट बेनिफिट। थर्ड, सोशल कम्युनिटी, सोसाइटी को भी बिल्कुल सही मेंटेन करके रखना है। देयर शुड बी क्लीनिनेस और प्रॉपर सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो कम्युनिटी के मामले में भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना है। तो तीन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोशल कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटी की हेल्थ के बारे में भी हमें ध्यान देना है कि अगर कोई डिजीज़ होती है तो इन्फेक्शियस होती है तो सोसाइटी में वो फैल जाती है, तो इसका नुकसान सभी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बीमारी फैल रही है, तो ये अगर सोसाइटी में हम इसको ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, इसके प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो नहीं करेंगे, तो इस टाइप की बीमारियां सोसाइटी में फैलेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हमें इन तीन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। सो इट इज़ सीन इन प्रेजेंट टाइम दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। सो इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो इस मामले में सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में कि हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक न केवल सोशल स्टडी का पार्ट है, ये साइंस का भी पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, फिलोसॉफी का भी पार्ट है और सोशल स्टडीज़ का भी एक पार्ट है। तो सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। दैट इज़ द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट what are the sustainable development goals. Sustainable development goals, also known as the global goals, were adopted by all United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोल है जो कि डिसाइड किए गए हैं यूएनओ के द्वारा। यूएनओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये सब गोल डिसाइड किए गए हैं। और ये गोल डिसाइड किए गए थे कब? 2015 में। 2015 में ये गोल डिसाइड किए गए थे, आपको याद रखना है। और ये गोल्स कब तक अचीव करना है? 2030 तक। तो ये किसी एक कंट्री के गोल नहीं है, ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ के गोल है। तो इस गोल को अचीव करने का टारगेट हमारा होना चाहिए, सभी लोगों को इन गोल्स को अचीव करना है। सो वी कैन से दीज आर द यूनिवर्सल गोल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस दीज गोल्स वन बाय वन। फर्स्ट इज दैट नो पॉवर्टी एंड द लोगो इज गिवन बाय द यूएनओ. So I have taken also the logo and the particular goal. So first goal is no poverty. There should be no poverty in this world. पूरे वर्ल्ड में हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल है। अगर गरीबी होगी तो फिर हम नहीं कह सकते कि हमारे देश का डेवलपमेंट हो गया या पूरे हमारे वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो गया। तो कहीं पे कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहिए, गरीबी बिल्कुल मिटनी चाहिए। तो ये टारगेट कब तक पूरा करना है कि भाई कोई व्यक्ति वर्ल्ड में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं रहे? तो ये टारगेट हमें पूरा करना है 2030 तक। नेक्स्ट, ज़ीरो हंगर। हम देखते हैं कई देशों में ऐसा होता है, इंडिया में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों की भूख से मौत हो जाती है। तो भूख से मरने वालों की संख्या
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि हमारा टारगेट ये है कि ज़ीरो हंगर होना चाहिए। हंगर से, स्टारवेशन की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी व्यक्तियों को पर्याप्त खाना मिलना चाहिए। ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड शुड गेट sufficient food, sufficient, not only sufficient but also nutritious foods and balanced diet. Nutritious food and balanced diet. Third goal is that good health and well-being. सभी लोगों की हेल्थ अच्छी हो, सभी लोग फिजिकली फिट हो। जैसा कि मैंने आपको BMI के बारे में बताया था, तो BMI कितनी होनी चाहिए? 18.5 से लगा करके 25 तक होनी चाहिए। तो गुड हेल्थ होनी चाहिए। ऑल पीपल शुड फिजिकली फिट एंड देयर शुड बी वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल। फोर्थ पॉइंट इज द क्वालिटी एजुकेशन। ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड शुड गेट क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, जेंडर इक्वलिटी। देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी इन दिस वर्ल्ड। कभी कभार देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। अगर कहीं जेंडर इनइक्वलिटी है तो फिर हमारा डेवलपमेंट वहाँ पे रुक जाता है। वो कंट्री हम नहीं कहेंगे कि डेवलप्ड है जहाँ पे महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है प्रेजेंट जनरेशन का और फ्यूचर जनरेशन का, तो जेंडर इक्वलिटी ज़रूरी है। अगर जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और फ्यूचर में भी जेंडर इनइक्वलिटी रहेगी। तो हमें जेंडर इक्वलिटी को भी 2030 तक लाना है। इनइक्वलिटी को 2030 तक किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो ऑल पीपल शुड गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन दिस वर्ल्ड एंड देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटेशन वेयर द पीपल आर लिविंग। जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे पानी का किसी प्रकार का भराव नहीं होना चाहिए, जिससे कि मच्छर और दूसरे बैक्टीरिया पनपे और फिर इन्फेक्शियस डिजीज जनरेट हो। तो वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए और लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए। तो ये भी एक मेजर गोल है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को क्लीन वाटर के लिए बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है, जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी है। सो वी आर टू अचीव द टारगेट ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन बाई 2030। नेक्स्ट, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड शुड गेट क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी क्या होती है कि जैसे कि आपको एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो वो एनर्जी सोर्सेज आपके क्लीन होने चाहिए। मतलब वो जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो धुआं छोड़ने वाले होते हैं, और धुआं छोड़ने की वजह से हमारे लंग्स में कई प्रकार की डिजीज हो जाती है। तो लोगों से पता चल रहा है कि जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी एक क्लीन रिसोर्स है जिससे किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। और अगर हम लकड़ी जलाते हैं फिर धुआं होता है तो उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। इसी टाइप से हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो वी शुड यूज द क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इट शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल। कभी कभार क्या होता है, रिसोर्सेज क्लीन होते हैं लेकिन सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते हैं। गरीब लोग उसका भुगतान नहीं कर पाता है, पे नहीं कर पाता है। तो गरीब लोगों को भी कम रेट पे वो मिल जाए रिसोर्सेज, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। द क्वालिटी ऑफ वर्क शुड बी डिसेंट। तो वर्क की क्वालिटी डिसेंट होनी चाहिए। कोई भी वर्क को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, या फिर किसी भी वर्क को हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। और इस टाइप की आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के मामले में हम देखते हैं कि अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो भी उनके पास में सभी प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, जो कि जिसकी वजह से उसकी बॉडी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता और कोई व्यक्ति भी उसको हीन भावना से नहीं देखता है। और हमारे इंडिया में जब हम देखते हैं तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको लोग हीन भावना से देखते हैं, और उनके पास में नई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, और वो जब कार्य करे तो डिग्निटी फील करे, प्राउड फील करे अपने वर्क के प्रति कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो अच्छा है और दूसरों के लिए अच्छा है। तो इस टाइप का हमारी वर्क कल्चर होनी चाहिए। सो वी कैन से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुड बी देयर बट इट शुड नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। इनोवेशन, नई नई चीज़ें
नई टेक्नोलॉजी जैसा कि अभी मैंने बताया तो आनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, द इनइक्वालिटीज इन दिस वर्ल्ड दैट शुड बी रिड्यूस्ड। अगर किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी है, किसी भी प्रकार की असमानता इस वर्ल्ड में मौजूद है, चाहे काले और गोरे का भेद हो, चाहे अपर कास्ट लोअर कास्ट का हो, चाहे रिलीजन के आधार पर हो, चाहे जेंडर के आधार पर हो, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी है तो उसको रिड्यूस करना है। तो वर्ल्ड में कोई भी मतलब सभी लोग इक्वल होने चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपर या लोअर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब और सिटीज़ भी सस्टेनेबल होनी चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन में भी वो सिटी वैसा ही रहे जैसा अभी है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन शुड बी रेस्पॉन्सिबल। जब आप प्रोड्यूसर, अगर मान लो आप प्रोड्यूसर है और कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि किस टाइप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स यू शुड प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्शन। और अगर आपकी क्वालिटेटिव प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करेंगे तो फिर लोग उसको परचेज भी करेंगे, और ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करना है जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, तो ये रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन होगा। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी लाइफ के लिए अच्छी है या नहीं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज देर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को भी रोकना है हमें। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को अच्छा रखना है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर, वी सी दैट सम ऑफ द स्पेसीज आर एक्सटिंक्टेड एंड सम ऑफ द स्पेसीज आर एंडेंजर्ड। जैसे हम टाइगर के मामले में देखते हैं, टाइगर धीरे धीरे कम होते गए, अभी थोड़ा वापस इसमें सुधार हुआ है, टाइगर की संख्या बढ़ने लगी है। तो कुछ जानवर धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं तो हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है। लाइफ बिलो वाटर, वाटर में भी कुछ वाटर एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्टेड हो रहे हैं, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। लाइफ ऑन लैंड, और लैंड के ऊपर जो एनिमल्स है उनको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, और प्लांट्स की जो स्पेसीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना है। नहीं तो आने वाले टाइम में कुछ प्लांट की स्पेसीज़ ख़त्म हो जाएगी और जिस टाइप्स कुछ एनिमल्स की स्पेसीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि डायनासोर पहले होते थे और अब नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है और स्पेसीज़ को बचाना है और लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ऑल पीपल्स, देयर शुड बी पीस इन दिस वर्ल्ड, शांति होनी चाहिए इस दुनिया में। देयर शुड बी नो वॉर इन दिस वर्ल्ड, किसी प्रकार का युद्ध या नफरत या फिर एक दूसरे के प्रति बुरी भावना, ये सब नहीं होनी चाहिए इस वर्ल्ड में, और पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। जस्टिस, ऑल पीपल शुड गेट जस्टिस, सभी को न्याय मिलना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर इन सब को मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, तो ये सब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हमारे इस वर्ल्ड में जो व्यवस्था बनी रहे और लोगों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो गोल को अचीव करने में सभी की पार्टनरशिप होनी चाहिए, कोई एक व्यक्ति इन सब गोल को अचीव नहीं कर सकता। अगर वर्ल्ड का हर व्यक्ति ये इन गोल्स को अचीव करने के लिए अपना टारगेट बनाएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स जो कि यूएनओ के द्वारा डिसाइड किए गए हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।